हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने हमारे चैनल पर एचएससी सीईटी मेंस का बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर हम कंप्लीट सिलेबस कवर करवा रहे हैं। तो उसी सीरीज में हमारी आज की जो नेक्स्ट क्लास है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। आज हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की, इसको डिस्कस करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर गिवन है। तो ये जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इसके अंदर हमने काफ़ी जो यूनिट्स हैं उनको कवर करवा दिया है, सिर्फ 4-5 यूनिट बचती है। तो अगर आपने वो पहले वाली जो यूनिट्स हैं उनकी क्लासेज नहीं देखी हैं, तो उनका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, आप जाके देख सकते हो। तो आज हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और ये जो हमने क्लासेस ली हैं, जो यूनिट्स कवर की हैं, इनका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बच्चे पूछते रहते हैं कि कहाँ पर मिलेगा पीडीएफ, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों मीडियम में पीडीएफ मिल जाएंगे सारे क्लासेस के। ठीक है, ये जो क्लास हो रही है इसके भी कंप्लीट होने के बाद, अभी ये इसका पार्ट 1 है, इसके सारे पार्ट्स कंप्लीट होने के बाद आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों मीडियम के अंदर पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्या कंसेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इसकी क्या नेचर है, स्कोप है, और इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स क्या हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। उसके बाद नेशनल इनकम वाला जो कंसेप्ट है वो, उसकी नेशनल इनकम से रिलेटेड कंसेप्ट क्या होती है नेशनल इनकम, और उसका मेजरमेंट कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। 4 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर क्या होता है सर्कुलर फ्लो है इनकम का, उसको हम समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कंजप्शन फंक्शन। तो आज ही कंजप्शन फंक्शन तक के टॉपिक्स को हम आज की क्लास के अंदर कवर करेंगे, और जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको आगे के जो पार्ट 2 या 3 आएंगे उनके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम। हमारे जो फर्स्ट टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग से, कि क्या होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखो, ये जो मैक्रो वर्ड है, इस मैक्रो वर्ड का ही मतलब होता है लार्ज, बिग, यानी कि बड़ा। तो इकोनॉमिक्स जब देखो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली क्लास देखी होगी। माइक्रो का मीन्स होता है छोटा, स्मॉल, यानी कि जब हम इकोनॉमिक्स से के स्मॉल इश्यूज को डिस्कस करते हैं, जो छोटे लेवल पर जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड स्टडी होती है वो आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और मैक्रो का मतलब है लार्ज, यानी कि हम यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स हैं उसके लार्ज, जो बिग इश्यूज हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनको स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। यानी कि यहाँ पर हम पूरी इकोनॉमी की एक होल लेवल पे, एक बड़े लेवल पर स्टडी करते हैं, वो जो है वो होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि यहाँ पर हम एग्रीगेट चीज़ों का जो है वो एक तरह से स्टडी करते हैं। एग्रीगेट, अब देखो, एक तो सिंगल चीज़ होती है कोई, एक इंडिविजुअल बेसिस पर, कि एक इंडिविजुअल जो है उसकी कितनी इनकम है, एक इंडिविजुअल कितनी डिमांड कर रहा है, एक ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन यहाँ पर हम एग्रीगेट मीन्स सारे इंडिविजुअल जो है वो मिलके कितनी जो है डिमांड कर रहे हैं, यानी कि एग्रीगेट डिमांड कितनी है, एग्रीगेट सप्लाई कितनी है, जो पूरे टोटल जो इकोनॉमी के अंदर सारे जो पर्सन हैं उनकी इनकम कितनी है, यानी कि नेशनल इनकम कितनी है, टोटल अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। ये जो लार्ज लेवल पर पूरे इकोनॉमिक के जो इश्यूज होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, वो इकोनॉमिक्स है, वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, जहाँ पर हम ओवरऑल इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। ठीक है, कि कैसे जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो वर्क करती है, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो एक तरह से रोल प्ले करते हैं एक पूरी इकोनॉमी की स्टडी के अंदर। यहाँ पर हम मार्केट के, बिजनेसेस के, कंज्यूमर्स के और गवर्नमेंट के बिहेवियर को समझते हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्जामाइन करते हैं इकोनॉमी वाइड फिनोमिना, जैसे कि क्या इन्फ्लेशन है, क्या कितनी महंगाई चल रही है। अब देखो, ये जो इन्फ्लेशन है ये किसी एक इंडिविजुअल को तो अफेक्ट नहीं करेगा कि भाई एक इंडिविजुअल के ऊपर ये फर्क पड़ रहा है, सभी इंडिविजुअल पे, पूरी इकोनॉमी के ऊपर जो है इफेक्ट होगा इन्फ्लेशन का। तो वो इश्यूज, वो टॉपिक्स हम इसके अंदर पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जो पूरे इकोनॉमी के लिए होते हैं। जैसे कि प्राइस लेवल है, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, कि इकोनॉमी जो है हमारी कितनी रेट से ग्रो कर रही है, कितनी रेट से बढ़ रही है, नेशनल इनकम है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या चेंजेज आ रहे हैं। तो ये इश्यूज जो हैं इनको हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम एक और नाम से जानते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ पर ये जो मेन स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, मेन चीज़ें हम इसके अंदर इनकम और एम्प्लॉयमेंट से, कि होल लेवल पर पूरी एक कंट्री के अंदर, पूरी इकोनॉमी के अंदर क्या इनकम है और क्या एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो इसीलिए इसको थ्योरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि
जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इनको इन्होंने फॉरेस्ट और ट्री से डिफाइन किया है कि अब देखो जो ट्री होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो तो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ पर हम एक छोटे छोटे चीज़ों को एक एक पेड़ की तरह उसके मतलब से रिलेटेड चीज़ों की स्टडी करते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एक पूरा फॉरेस्ट है, जंगल है, जहाँ पर काफ़ी सारे ट्रीज हैं। तो जब हम एग्रीगेट चीज़ों की स्टडी इकट्ठा करके उनको स्टडी करते हैं तो वो आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और जब हम एक एक चीज़ को, इंडिविजुअल चीज़ को स्टडी करते हैं तो वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप इट इज़ क्लियर। अब हम बात करते हैं नेचर की कि क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या नेचर है। अब देखो जैसे इसका मीनिंग हमने समझा, उसी से रिलेटेड हम इसकी क्या नेचर है वो समझेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जहाँ पर हम एग्रीगेट्स की स्टडी करते हैं, जहाँ पर हम एवरेजेज को स्टडी करते हैं कि इन पूरी जो इकोनॉमी है उसकी क्या एक तरह से कंडीशन है, सारी जो एलिमेंट्स हैं उनको मिला के इकट्ठा हम स्टडी करते हैं एक पूरी इकोनॉमी को। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे कि अब कि कैसे इश्यूज़ को हम स्टडी करते हैं कि टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है, कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है, नेशनल इनकम कितनी है, नेशनल आउटपुट कितना है, यानी कि कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं सारे कंट्री के जो लोग हैं, बिजनेसेस हैं, वो मिलके टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, कितना कंजप्शन हो रहा है, कंजप्शन यानी कि कितने वो अपना जो मनी, अपनी जो इनकम है उसको स्पेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, ठीक है, अब उपभोग कर रहे हैं अगर हिंदी में बात करें तो हम, वो कितना है, टोटल सेविंग कितनी है, कितनी सेविंग्स जो है वो सारे इंडिविजुअल कर रहे हैं। अगर हम होल इकोनॉमी के लेवल पर स्टडी करें तो वो इन्वेस्टमेंट या वो सेविंग्स, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई कितनी है कि सारी फर्म, सारे बिजनेसेस, सारी कंपनियां मिलके कितनी सप्लाई कर रही हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का एग्रीगेट सप्लाई, वो चीज़ इसके अंदर स्टडी करते हैं। एग्रीगेट डिमांड कितनी है, सारे इंडिविजुअल एक कंट्री के, एक इकोनॉमी के सारे लोग मिलके कितने डिमांड कर रहे हैं, उस चीज़ को हम स्टडी करते हैं। प्राइस लेवल क्या है, वेजेस लेवल क्या है, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एक तरह से इश्यूज हैं, आइटम्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं एक इंटायर इकोनॉमी के लेवल पर, ठीक है। तो ये मतलब एक मेन फीचर जो है इस मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या है कि यहाँ पर हम एग्रीगेट लेवल पर चीज़ों, जो पूरी इंटायर इकोनॉमी है उससे रिलेटेड इन इश्यूज को स्टडी करते हैं। अब बात करें प्रॉब्लम्स की कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो किस तरह की प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है या उनसे डील करता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन यानी कि इकोनॉमी के अंदर एक तरह से फ्लक्चुएशन का मतलब एक बार तो बिल्कुल हाई इकोनॉमी चले जाए, एक बार बिल्कुल लो चली जाए, तेजी मतलब एक बार प्राइस बिल्कुल हाई हो जाए, एक बार प्राइस जो है वो बिल्कुल लो हो जाए। फ्लक्चुएशन यानी कि चेंजेज होते रहना, उसको बोलते हैं फ्लक्चुएशंस। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन यानी कि महंगाई और मंदी, डिफ्लेशन होता है मंदी और इन्फ्लेशन होता है महंगाई। तो ये सिचुएशन, ये कुछ प्रॉब्लम्स है इकोनॉमिक। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ, ये कुछ और इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में भी स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम हमारी कंट्री का, हमारी इकोनॉमी का दूसरी इकोनॉमीज के साथ ग्लोबल लेवल पर क्या ट्रेड हो रहा है, वो चीज़ जो है उस चीज़ से रिलेटेड क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पर, वो चीज़ भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कवर करते हैं। उसके अलावा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि हम दूसरे देशों के साथ कितना ट्रेड कर रहे हैं, उस चीज़ का जो रिकॉर्ड है वो बनाया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। तो ये इसमें क्या हमारे इश्यूज आ रहे हैं, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे एनालिसिस, ये सारी स्टडी आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। अब ये इंपॉर्टेंस, नेचर, सारी चीज़ें सिमिलर सी हैं। अब क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं? तो सबसे पहली है अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ इकोनॉमी। अब अगर किसी को समझना है कि किसी भी इकोनॉमी, कोई भी जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था है उसकी वर्किंग जो है वो कैसी है, तो उसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही हमें पता चलता है कि नेशनल इनकम कितनी है, कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ है। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स से। तो किसी इकोनॉमी को समझने के लिए, उसकी वर्किंग को समझने के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की नीड पड़ती है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग मेजर इश्यूज फेसिंग द इकोनॉमी। अब देखो किसी इकोनॉमी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं,
तो उन प्रॉब्लम्स को समझने के लिए भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही हमें पता चलता है कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, कितनी बेरोजगारी है, कितनी महंगाई है किसी इकोनॉमी के अंदर, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसके अंदर कितनी प्रॉब्लम्स है, ये सारे कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो सारे इश्यूज, वो सारी प्रॉब्लम हमें कहाँ से पता चलती हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू। तो जो मेजर इश्यूज हैं कि उनको समझने के लिए हमें एक तरह से हेल्प लेनी पड़ती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल है मैक्रो इकोनॉमिक का। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ नेशनल इनकम। अब किसी इकोनॉमी की, किसी कंट्री की कितनी इनकम है, नेशनल इनकम कितनी है उसकी, उस चीज़ को पता करने के लिए, उस चीज़ को स्टडी करने में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू ही तो हमें कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को। ये नेशनल इनकम इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंदर ही तो आता है। नेक्स्ट है इंसाइट इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उससे रिलेटेड भी कुछ इश्यूज जो है वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से समझते हैं। नेक्स्ट, यूजफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। अब कोई भी गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज, एक इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए पॉलिसीज या कैसे उसको गवर्न करना है, वो जो चलाने से रिलेटेड जो भी एक स्ट्रेटेजीज या पॉलिसीज़ बनाएगी वो किस बेसिस पे बनाएगी, कुछ डेटा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, उसी के बेसिस पे डिसीजंस या पॉलिसीज़ बनाएगी गवर्नमेंट। तो उस चीज़ के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही हमें पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है, फिर जब हमें प्रॉब्लम का पता चलेगा तभी तो हम उसके सॉल्यूशन के लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ बनाने की एक प्रोसेस है उसके अंदर भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कंपैरिजन। अब हमें एक दूसरे, मतलब एक देश की इकोनॉमी जो है, मान लो हमें चाइना की जो इकोनॉमी है और इंडिया की इकोनॉमी है, इनका कंपैरिजन करना है कि किसकी इकोनॉमी बेटर है, कि अच्छी है। ये जो कंपैरिजन है वो भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से कर सकते हैं, क्योंकि अब देखो कैसे कंपैरिजन करेंगे हम ये देखेंगे कि नेशनल इनकम इंडिया की कितनी है और ये जो चाइना है इसकी नेशनल इनकम कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में कितनी है, चाइना में कितनी है, ठीक है, इन्फ्लेशन, महंगाई इंडिया में कितनी है, चाइना में कितनी है। ये जो सारी चीज़ें इनका कंपैरिजन करेंगे तभी पता चलेगा हमें कि किसकी इकोनॉमी बेटर है, किसकी इकोनॉमी अच्छी है। तो ये सारे ये जो इश्यूज हैं ये किसके अंदर आते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो एक इंटरनेशनल लेवल पे कंपैरिजन करने के लिए इकोनॉमिक्स का, उसके अंदर भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो ये है इम्पोर्टेंस, क्यों एक इम्पोर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कोप और सब्जेक्ट मैटर की, कि क्या चीज़ें हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो इनकी तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था, जैसे नेशनल इनकम जो है, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ आउटपुट ऑन एम्प्लॉयमेंट, कि कितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना एम्प्लॉयमेंट है हमारे यहाँ पर, इस चीज़ से रिलेटेड जो स्टडी है वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस, कि प्राइस लेवल कितना है, वो चीज़ भी हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, की इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है, कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, वो भी आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जो एक तरह से इश्यू है इसको भी हम मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ मनी, कि पैसे से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, कि कितना मनी का जो है सर्कुलेशन हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, कितना नहीं, वो सारी चीज़ें भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। तो ये स्कोप आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे आ सकता है एग्जाम में कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब 4 ऑप्शन दे दे, इसमें से ये पूछे कि इसमें से कौन सा जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का या मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप नहीं है, तो 1-2 माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले डाल दे, 1-2 ये डाल दे, तो ऐसे सवाल जो है वो बन सकता है। तो आपको याद रखना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं, नेशनल इनकम की, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट की, प्राइस लेवल की, इकोनॉमिक ग्रोथ की, इंटरनेशनल ट्रेड की और थ्योरी ऑफ मनी की। इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं या ये चीज़ें हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या करते हैं, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली क्लास है उसके अंदर हमने डिस्कस किया था, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम इंडिविजुअल डिमांड जो है उसको स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल जो सप्लाई है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके अलावा कुछ और चीज़ें, जैसे कि एक इंडिविजुअल फर्म जो है उसका क्या प्रोडक्शन है, वो कैसे बेटर प्रोडक्शन हो सकता है, ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। तो ऐसे आपको अलग अलग याद रखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या स्टडी करते हैं और मैक्रो के अंदर क्या करते हैं।
अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल। अब वेरिएबल्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल को समझने से पहले हम वेरिएबल्स का मीनिंग समझते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल एक तरह से इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर यानी कि ये हमें बताते हैं कि एक इकोनॉमी का क्या ट्रेंड है, ठीक है। एक तरह से वेरिएबल्स वो फैक्टर्स हैं जिनकी हेल्प से हमें पता चलता है कि एक इकोनॉमी की क्या कंडीशन है, एक इकोनॉमी अच्छी है, एक इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी नहीं है। वो चीज़ का पता हमें कैसे पता चलता है? वेरिएबल्स के थ्रू। यानी कि ये जो फैक्टर्स हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं, हमें बताते हैं कि इकोनॉमी की जो करंट ट्रेंड जो है एक इकोनॉमी का वो कैसा है, उस चीज़ के बारे में बताते हैं। जो वेरिएबल्स या फैक्टर्स, उनको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर के कौन कौन से वेरिएबल हैं जो हमें बताते हैं कि एक इकोनॉमिक जो है उसकी क्या कंडीशन है करंट में, ठीक है। वो क्या वेरिएबल्स हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले है जीडीपी ग्रोथ। अब देखो जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी क्या होती है? यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि एक कंट्री के अंदर, एक इकोनॉमी का कितना जीडीपी के अंदर ग्रोथ हो रही है। ये चीज़ इंडिकेट करती है हमें एक इकोनॉमी की करंट सिचुएशन के बारे में। अगर देखो जीडीपी ग्रोथ कर रही है, अच्छे से ग्रो कर रही है, जीडीपी बढ़ रही है हमारी, तो हम बता सकते हैं कि इकोनॉमी जो है वो हमारी अच्छी है, ठीक है, करंट में अच्छी चल रही है। तो एक तरह से इंडिकेटर है, ये वेरिएबल है जो हमें बताता है कि इकोनॉमी की कंडीशन क्या है अभी करंट के अंदर। नेक्स्ट है मनी सप्लाई, कि मनी सप्लाई, जो मनी है, पैसा जो है वो कैसे सर्कुलेट कर रहा है एक इकोनॉमी के अंदर। सर्कुलेट करने का मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में मनी का जो सर्कुलेशन है वो कैसा हो रहा है, कितनी स्पीडली हो रहा है। ये चीज़ जो है ये भी हमें इंडिकेट करती है इकोनॉमी के बारे में। इससे हमें पता चलता है कि एक इकोनॉमी की क्या कंडीशन है मनी की सप्लाई से भी। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब देखो बेरोजगारी की जो दर है, जो रेट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो कितनी है, ये चीज़ भी हमें बताती है कि एक इकोनॉमी की क्या कंडीशन है। जहाँ पर ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा, कम लोगों को रोजगार मिलेगा, यानी कि वहाँ पर अच्छे बिजनेसेस नहीं है, अच्छे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न नहीं है, क्योंकि अगर बिजनेसेस होते तो सबको रोजगार ही मिल जाता, अनएम्प्लॉयमेंट इतना होता ही नहीं। तो ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की कमी है, बिजनेसेस की कमी है। इस तरह से ये इंडिकेट करती है हमें इकोनॉमी के बारे में अनएम्प्लॉयमेंट रेट। उसके अलावा इन्फ्लेशन रेट, महंगाई कितनी है। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारे यहाँ पर डिमांड तो ज़्यादा कर रहे हैं लोग, लेकिन चीज़ों की सप्लाई जो है वो कम हो रही है। अब सप्लाई क्यों कम होती है? क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होता। प्रोडक्शन कौन करेंगे? बिजनेसेस, यानी कि बिजनेसेस की कमी है यहाँ पर, इसीलिए तो वो प्रोडक्शन नहीं कर, मतलब प्रोडक्शन जो है वो सफिशिएंट नहीं कर पा रहे, और प्रोडक्शन की वजह से सप्लाई नहीं हो रही, और इससे डिमांड जो है उसके कंपैरिजन में सप्लाई जो है वो कम है। और डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो प्राइसेस जो हैं वो तो बढ़ेंगे ही। प्राइसेस बढ़ेंगे ना तो फिर इन्फ्लेशन की कंडीशन आएगी। तो एक देखो ये इन्फ्लेशन रेट कितनी चीज़ों के बारे में हमें इंडिकेट कर रही है, बता रही है कि इकोनॉमी के बारे में। तो ये एक वेरिएबल है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। उसके अलावा गवर्नमेंट डेट, गवर्नमेंट डेट यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, उसने कितना उधार ले रखा है पैसा, ये चीज़ भी इंडिकेट करती है कि हमारे यहाँ पर क्या कंडीशन है इकोनॉमी की। अगर गवर्नमेंट ने ज़्यादा उधार ले रखा है, डेट ले रखा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे यहाँ पर अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, हमारे यहाँ पर खुद की इनकम जनरेट नहीं हो रही, इसीलिए तो हमें बाहर से उधार लेना पड़ रहा है। तो ये चीज़, ये जो फैक्टर है ये भी इंडिकेट करता है एक वेरिएबल की तरह कि क्या कंडीशन है एक पर्टिकुलर इकोनॉमी की। उसके अलावा इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि किस रेट पे हम जो पैसा है वो उधार ले सकते हैं, ठीक है। जो पैसे जो लेने की, जो लोन वगैरह लेने की जो रेट है वो कितनी है, कितना आसान है हमारे लिए पैसा लेना हमारे कंट्री के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो ये रेट, ये चीज़ इंडिकेट करती है। उसके अलावा एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट का भी एक मेन रोल होता है। एक्सचेंज रेट क्या होती है कि हमारी जो करेंसी है, हमारा जो इंडियन रुपीज़ है, उसकी जो डॉलर या जो दूसरे देशों की करेंसी है उसके एक्सचेंज करने की जो रेट है वो कितनी है। तो इस रेट का भी हमारे जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं, दूसरे देशों के साथ जो ट्रेड होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड, उसके अंदर एक मेन रोल होता है एक्सचेंज रेट का भी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स हैं जो हमें बताते हैं, एक तरह से एक सिग्नल देते हैं करंट ट्रेंड्स के बारे में एक इकोनॉमी के, कि एक इकोनॉमी अब करंट में क्या उसकी सिचुएशन है, ठीक है।
ये सारी ये जो फैक्टर्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं, इनकी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रखी है, इनको आप रीड आउट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया। अब मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक नेशनल इनकम पर। अब ये नेशनल इनकम क्या होती है? अब देखो, नेशनल का मतलब है पूरे नेशन की, पूरे देश की। इनकम मीन्स आय, इनकम जो है वो तो नेशनल इनकम यानी कि पूरी कंट्री की, पूरी इकोनॉमी की जो इनकम है वो होती है नेशनल इनकम। अब एग्जैक्ट टर्म्स में देखें तो नेशनल इनकम मीन्स द टोटल इनकम, टोटल अमाउंट ऑफ इनकम अक्योरिंग टू अ कंट्री, एक कंट्री को होने वाली टोटल अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो इनकम एक कंट्री के अंदर जो है वो अराइज हुई है, क्योर हुई है एक साल के टाइम पीरियड के अंदर, उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। अब इस नेशनल इनकम के अंदर कौन कौन सी क्या क्या इनकम्स जो है वो हम इंक्लूड करते हैं? इसके अंदर इंक्लूड करते हैं सारी जो पेमेंट्स हैं जो हमने की है, जैसे कि जो वेजेस है, जो एक तरह से जो हम सैलरी पे करते हैं, वेजेस जो कर्मचारी होते हैं उनको वेजेस, इंटरेस्ट की कितनी पेमेंट की गई है। अब जब एक दूसरे को हम पैसे जो है वो उधार पे देते हैं तो इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होती है, वो इंटरेस्ट की कितनी पेमेंट हुई है, रेंट वगैरह है उसकी कितनी पेमेंट हुई है, प्रॉफिट्स जो है वो कितने जनरेट हुए हैं, इन सब का एग्रीगेट जो टोटल है वही होता है नेशनल इनकम। या हम नेशनल इनकम को एक तो इस वे में भी मतलब डिफाइन कर सकते हैं कि जो हम पेमेंट्स करते हैं, अब देखो एक बिजनेस हाउस है और एक यहाँ पर ये कस्टमर है, तो ये बिजनेस जो हाउस है, इस कस्टमर ने क्या किया होगा, इस कस्टमर ने मतलब इस बिजनेस हाउस को कुछ पैसे दिए होंगे, उसके बदले में इसने इसको सामान दिया होगा। तो ये जो पेमेंट इसको की गई, इसने पेमेंट बिजनेस हाउस को ये पेमेंट की, ये पेमेंट होगी एक तो। उसके अलावा अभी इस बिजनेस हाउस के अंदर कुछ वर्कर्स काम कर रहे होंगे, तो इस बिजनेस, मान लो ये यहाँ पर इसने 10 रुपये दिए, ठीक है, मतलब 10 रुपये का सामान खरीदा कस्टमर ने, तो 10 रुपये की पेमेंट हुई। इसके अलावा यहाँ पर ये जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, इस वर्कर्स को इन्होंने सैलरी दी, मान लो 100 रुपीज़ इन्होंने सैलरी के पे की यहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो अब मान लो सिर्फ ये दो ही इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई एक कंट्री के अंदर, तो नेशनल इनकम कितनी हो जाएगी? ये 100 की पेमेंट हुई और 10 की पेमेंट हुई, तो 110 जो है वो नेशनल इनकम हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से नेशनल इनकम यानी कि जो इनकम अक्योर हुई, जो पेमेंट्स जो है वो की गई अलग अलग फॉर्म्स के अंदर, उन सब का जो टोटल है वो होती है नेशनल इनकम। या हम नेशनल इनकम को किसी एक और वे में भी कैलकुलेट कर सकते हैं या बता सकते हैं कि जो गुड्स और सर्विसेज एक देश के अंदर, एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस की गई, जिनका प्रोडक्शन किया गया, उत्पादन किया गया, उनकी जो वैल्यू है मनी के फॉर्म में, पैसे की फॉर्म में, उन सब का जो टोटल है वो भी नेशनल इनकम के बराबर ही होता है। यानी कि हमारे मान लो हमारे कंट्री के अंदर अगर 1000 रुपीज़ के गुड्स जो है उनका प्रोडक्शन किया गया, उनको बिजनेस हाउस ने उनका प्रोडक्शन किया, उनको बनाया, तो ये जो 1000 रुपीज़ हैं पैसे की फॉर्म में, ये हमारी नेशनल इनकम हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जितनी भी वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक कंट्री प्रोड्यूस करती है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यानी कि एक साल के अंदर, उन सब की जो वैल्यू है वो भी नेशनल इनकम ही होती है। अब ये नेशनल इनकम कहाँ से आती है? ये नेशनल इनकम आती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से, यानी कि सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उन सब के रिजल्ट से जो हमें इनकम जनरेट होती है, उस इनकम को ही हम बोलते हैं हमारी नेशनल इनकम। और ये इनकम हम ऐसे नहीं कर सकते कि हमने 4 सामान जो है 4 सामान बनाया, मतलब 4 कोई प्रोडक्ट बनाए, तो अब इन 4 प्रोडक्ट को कैसे हम पता चलेगा कि हमारी ये इनकम है? इनकी हम मनी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो, ऐसे मान लो 4 हमने मशीन बनाई, 4 हमने कार बनाई, तो अब ये जो मशीन और कार है, ऐसे हम ये जो प्रोडक्शन किया हमने, तो इन प्रोडक्शन को ऐसे टोटल तो नहीं कर सकते, इसीलिए इनको हम मनी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मान लो 4 मशीन का जो प्राइस है वो है 4000 रुपीज़, और 4 जो कार हैं उनका जो प्राइस है वो भी है 4000 रुपीज़, तो टोटल हमने 8000 जो है हमारी नेशनल इनकम जनरेट हुई। यानी कि हम इसको मनी की फॉर्म में, मनी की वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे और फिर देखेंगे एक साल के अंदर हमने कितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की और उनकी मनी की फॉर्म में क्या वैल्यू है, उनका जो टोटल है वो होती है नेशनल इनकम। या हम बात कर सकते हैं पेमेंट्स की भी, कि कितनी पेमेंट्स जो है वो की गई, उन सब का टोटल होती है नेशनल इनकम। कैसे कैलकुलेट करते हैं?
देखो नेशनल इनकम होती है इक्वल टू कंजप्शन यानी कि अब देखो हम जो भी हमारे पैसे खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं, वो होता है कंजप्शन, यानी कि हम उपभोग के लिए, कंजप्शन के लिए जो पैसे जो एक्सपेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, वो होता है कंजप्शन। तो एक इकोनॉमी के अंदर, एक कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं, उन्होंने जितना भी कंजप्शन किया, ठीक है, जितना भी अब खर्च किया अपने इनकम का, वो कंजप्शन उसको इंक्लूड करेंगे। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट, अब देखो हमारी जो इनकम होती है उसका हम कुछ पार्ट इन्वेस्ट करते हैं फर्दर किसी और एक्टिविटीज़ के लिए। कुछ देखो, जो हमारी मान लो टोटल इनकम हमने 100 रुपये अर्न की, उस 100 में से हमने 50 तो हमारे खर्च के लिए यूज कर लिया और 50 को कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, कहीं लगा दिया हमने, उसको इन्वेस्टमेंट में लगा दिया। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हुई, ये कितनी हुई, इसका टोटल प्लस जी का मतलब है कि गवर्नमेंट ने क्या एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। गवर्नमेंट का भी तो अलग से अपना सिस्टम होता है ना, गवर्नमेंट का खुद अपना इनकम होती है, खुद का एक्सपेंडिचर होता है, तो वो गवर्नमेंट का जो है वो क्या रोल था, उसका टोटल। उसके बाद एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, मतलब नेट जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट यानी कि अब हमने कोई सामान बनाया, उसको एक्सपोर्ट किया, दूसरे देश के अंदर बेचा, तो उससे हमें कुछ इनकम आई होगी, मान लो वो इनकम आई हमें 100 रुपीज़, तो एक्सपोर्ट से हमें 100 इनकम आई। लेकिन हमने दूसरे देश से कुछ सामान खरीदा, इम्पोर्ट किया, मान लो हमने 70 रुपीज़ का, ठीक है। तो अब ये 100 और 70 के बीच का नेट जो डिफरेंस है, यानी कि एक्सपोर्ट, एक्स मीन्स एक्सपोर्ट और एम मीन्स इम्पोर्ट, यानी कि हमने 100 का तो एक्सपोर्ट किया और 70 रुपये का इम्पोर्ट किया, तो 70 रुपये तो हमें पे करने पड़े और 100 रुपये हमें मिले, तो टोटल नेट हमें कितने मिले, 30 रुपीज़। तो ये 30 जो है वो भी हम इनके अंदर ऐड कर देंगे और इन चारों का जो टोटल है वो आ जाएगी हमारी नेशनल इनकम। इस तरह से नेशनल इनकम जो है वो हम डिटरमाइन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आगे हम मेथड्स भी पढ़ेंगे, अलग अलग मेथड की कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है। बेसिक आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की। ये जो नेशनल इनकम है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, यानी कि जो नेशनल इनकम है उसको कैलकुलेट करने की कुछ एक तरह से स्टेजेस भी बोल सकते हैं, या अलग अलग बेसिस जो हैं नेशनल इनकम के। जैसे आपने सुना भी होगा नाम, जीडीपी होता है या जीएनपी होता है, एनएनपी होता है, तो ऐसे अलग अलग कंसेप्ट है। तो ये जी से एन कैसे बना, ये डी से एन कैसे बना, इन चीज़ों को हम समझते हैं क्योंकि एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं ज़्यादा, ठीक है, कि कैसे जो है वो ग्रोस डोमेस्टिक से ग्रोस नेशनल कैसे बना, वो उनमें इन ग्रोस जीडीपी है और जो जीएनपी है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, इन चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, यानी कि जीडीपी की। अब ये जीडीपी क्या होता है, जीडीपी का मतलब होता है कि एक कंट्री जो है, एक पर्टिकुलर कंट्री उसके डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, यानी कि अब देखो जो इंडिया है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि हमारे जो स्टेट्स, हमारी जो पूरी बाउंड्री है, जो बॉर्डर है, उसके विद इन हमने कितना जो है वो हमने प्रोडक्शन किया, वो जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगे, उसकी मॉनेटरी फॉर्म में उसकी जो वैल्यू है उसको हम बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो हमने एम्प्लॉय किए हमारे पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर, ठीक है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, हमारे जो बॉर्डर है उसके विद इन हमने जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे यहाँ पर लगाए, एम्प्लॉय किए, उन सबका जो टोटल है प्रोडक्ट है उसको हम बोलते हैं जीडीपी या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो ये हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब ग्रोस नेशनल क्या होता है, यहाँ पर देखो सारी चीजें सेम है, ग्रोस से ग्रोस, डी जो डोमेस्टिक है उसको हमने नेशनल बना दिया, प्रोडक्ट सेम है। तो अब ये डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो डोमेस्टिक का मतलब था एक हमारे जो बॉर्डर के विद इन हमने जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉय किए, जो हमने इनकम जनरेट की। लेकिन नेशनल में क्या हो जाएगा, नेशनल में वो जो हमारे यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने दूसरे देशों को जो पैसा दिया और दूसरे देशों से जो पैसा हमने लिया, वो भी अगर हम इंक्लूड कर लें इस जीडीपी के अंदर, वो इनकम भी अगर इंक्लूड कर लें तो वो हमारी बन जाती है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि जीएनपी। अब जीएनपी से जीडीपी, यहाँ पर फॉर्मूला देखो आप, जीएनपी है, जीएनपी से कैसे बनाएंगे हम, जीडीपी जो है हमारी, जीडीपी ये वाली जो जीडीपी है इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी कि दूसरे देशों से हमारी जो नेट इनकम हुई, नेट इनकम यानी कि एक्सपोर्ट से हमें क्या इनकम हुई, और जो हमने इंपोर्ट किया
उसको लिए हमें क्या पेमेंट करनी पड़ी। जैसे पिछले उसमें एग्जांपल लिया था, 100 रुपये जो है वो हमें इनकम हुई क्योंकि हमने दूसरे देशों में सामान बेचा, और 70 रुपये हमें पेमेंट करनी पड़ी क्योंकि दूसरे देशों से हमने खरीदा। तो इनका जो डिफरेंस है 30, इस 30 को अगर हम जीडीपी के अंदर ऐड कर दें तो ये बन जाएगा हमारा जीएनपी या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस यही है कि एक कंट्री के विदिन जो है, एक मिनट, कि एक कंट्री के विदिन जो है वो कितनी इनकम हमने जनरेट की, और ये तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हो गई। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो दूसरे देशों से हमने जो अब्रॉड से जो फॉरेन से हमें जो इनकम हुई उसको भी अगर हम इंक्लूड कर लें तो वो बन जाती है हमारी नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट की। अब देखो, अब तक हम बात कर रहे थे ग्रॉस की, ग्रॉस जो है नेशनल प्रोडक्ट की। अब हम बात करेंगे नेट की। ये यानी कि जो ग्रॉस जो वर्ड है ये इसको हम नेट में कन्वर्ट करेंगे। तो अब ये ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या इसमें से एक्सक्लूड या इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अब देखो, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट या इनकम होती है जब हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। अब ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है। अब देखो, कुछ जो हमारी कैपिटल एसेट्स होती हैं, कैपिटल एसेट्स यानी कि जहाँ पर हम जो हम इनकम जो है स्पेंड करते हैं उसके अंदर हम कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका फ़ायदा हमें कई सालों तक मिलता है। ठीक है, तो अब कई सालों तक उनका फ़ायदा मिलता है, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तरह होती है। तो अब ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम करते हैं इनका ये होता है, इनके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। जैसे आपने पढ़ा भी होगा अकाउंट्स के अंदर, जब हम मशीनरी वगैरह जो है वो खरीदते हैं तो उन मशीनरी वगैरह पे हम हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। मान लो हमने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी है, तो ये 1 लाख रुपए की जो मशीन है ये मशीन हमारी 10 साल तक चलेगी। तो 10 साल तक चलेगी, लेकिन हमने इसका जो खर्च है वो आज ही कर दिया 1 लाख रुपए का, तो ये 10 साल तक चलेंगी। यानी कि हमें 10 साल तक, एक तरह से 10 साल में हम इस 1 लाख रुपए को डिवाइड कर देंगे। तो 10 साल के अंदर करेंगे तो 10,000 आ जाएगा 1 साल का। यानी कि 10,000 रुपये की जो ये मशीनरी है वो हम हर साल यूज़ कर देंगे। तो ये जो 10,000 रुपये है ये होते हैं डेप्रिसिएशन। तो ऐसे ही जो कैपिटल कंजप्शन है, जो वियर और टीयर यानी कि जो भी हम यूज़ करते हैं चीज़ों को, तो उसकी वजह से जो वो यूज़ हो जाती हैं वो चीज़ें, तो वो जो अमाउंट है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और इस डेप्रिसिएशन को हम हमारी जो जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, उसमें से अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट बच जाता है। तो इस तरह से जो ग्रॉस है, ग्रॉस जो वर्ड है उसको नेट में कन्वर्ट करने के लिए हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो हम माइनस कर देंगे, हमारा बन जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इस तरह से डिफरेंस है ग्रॉस के अंदर और नेट के अंदर। जैसे अब पीछे था डोमेस्टिक के अंदर हमने डिफरेंस पढ़ा और नेशनल के अंदर इनके बीच में क्या कंसेप्ट था, इनके बीच में था दूसरे देशों से जो इनकम है उसको हमने ऐड करना है। यहाँ पर हमने ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर हमने डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की। अब तक तो हम ये जो वर्ड थे इनके चेंज कर रहे थे, यानी कि सबसे पहले हमने डोमेस्टिक से नेशनल बनाया, फिर हमने ग्रॉस से नेट बनाया। अब हम बात करेंगे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की या फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की। अब ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होता है, देखो मार्केट प्राइस का मतलब होता है, जैसे आपने इकोनॉमिक्स में या कहीं और चीज़ कहीं पढ़ा भी होगा मार्केटिंग वगैरह में, मार्केट प्राइस यानी कि जो मार्केट के अंदर प्राइस है किसी भी चीज़ का, और फैक्टर कॉस्ट यानी कि उस सामान को बनाने के अंदर जो खर्चा आया, फैक्ट्री के अंदर जो हमने सामान बनाया उस टाइम पे उसका वो जो प्राइस है, एक तो वो प्राइस और एक मार्केट के अंदर वो क्या प्राइस है। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में डिफरेंस होता है। तो जब हम इकोनॉमी के अंदर जो इनकम है वो किस बेसिस पे करते हैं कि कितना हमने प्रोडक्शन किया, उन प्रोडक्शन की मनी की फॉर्म में वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये मनी की फॉर्म में एक तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम फैक्टर कॉस्ट पे, यानी कि फैक्ट्री के अंदर जो हमने प्रोडक्ट बनाया और फिर फाइनल जो सेल किया वो कॉस्ट, और एक मार्केट प्राइस की मार्केट में इस प्रोडक्ट का क्या प्राइस है। तो दो चीज बेसिस पे हम एक तरह से देख सकते हैं। तो इन दोनों को कैसे हम निकालते हैं, यानी कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैसे निकालें और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालें, इस चीज़ को समझो। देखो एक एग्जांपल से समझो, हमने कोई प्रोडक्ट बनाया फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, इस प्रोडक्ट को हमने 100 रुपीज़ की फैक्टर कॉस्ट पे बनाया, ठीक है, यानी कि फैक्ट्री के अंदर इसकी 100 रुपीज़ की कॉस्ट आई और 100 रुपीज़ में हम इसको मार्केट में सेल करना चाहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है कि आप जो है ये 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट
तो है ज़्यादा महंगा हो जाएगा। इसके ऊपर हम आपको सब्सिडी दे देंगे, आप इसको मार्केट के अंदर सस्ता हो मतलब इसको सस्ते में बेचो, इसको हम आपको सब्सिडी दे देंगे 20 रुपीज़ की। गवर्नमेंट ने बिजनेसेस को 20 रुपीज़ दिए, तो अब ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इसको जो बिजनेस है वो कितने रुपए में बेचेगा, क्योंकि 20 तो दे दिए, तो ये 80 रुपये में इसको मार्केट में बेचेगा। लेकिन जब बिजनेसेस जो हैं वो किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं या उस सेल करते हैं तो उसके ऊपर उनको टैक्स भी पेमेंट करनी पड़ती है। टैक्स, अब ये देखो सब्सिडी क्या होती है, सब्सिडी जो हमें गवर्नमेंट से मिलती है और टैक्स जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो इस 80 रुपीज़ पे मान लो 10 रुपये का टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, 80 रुपये में 10 रुपये के टैक्स जो है वो लग गया, तो अब 10 रुपये का टैक्स भी ऐड करेगा बिजनेस हाउस तो इसके अंदर। ठीक है, तो टैक्स ऐड करेगा तो मार्केट के अंदर इसका फाइनल जो प्राइस है वो कितना हुआ 90। तो ये 90 क्या हो गया मार्केट प्राइस, और ये 100 क्या था फैक्टर कॉस्ट। तो ये डिफरेंस होता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के अंदर। यानी कि अब अगर हमारे पास नेट जो नेशनल प्रोडक्ट है वो मार्केट प्राइस पर है, तो मार्केट प्राइस पे है, तो हम मार्केट वो ये जो प्राइस है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं फैक्टर कॉस्ट से। फैक्टर कॉस्ट से हम ये जो फैक्टर कॉस्ट वाला जो वैल्यू है इसमें से हम सब्सिडीज़ को तो माइनस कर देंगे। ठीक है, सब्सिडी यानी कि हमारा 100 रुपीज़ का था, एग्जाम्पल से समझो 100 रुपीज़ हमारी फैक्टर कॉस्ट थी। अब फैक्टर कॉस्ट में से हम सब्सिडी कितनी 20 रुपये की मिली थी, 20 रुपये को माइनस कर देंगे, प्लस जो हमें टैक्स की पेमेंट करनी पड़ी 10 रुपये, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये देखो प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हमें टैक्स की पेमेंट करनी पड़ी, तो टोटल हमारा मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा, यहाँ से 20 माइनस करेंगे तो ये हमारे 80, और 80 में हम प्लस 10 कर देंगे तो हमारा 90 जो है 90 रुपये जो है वो मार्केट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से हम अपोजिट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। फैक्टर कॉस्ट कैसे, मार्केट प्राइस से। मार्केट प्राइस कितना है हमारा 90 रुपीज़, उसके अंदर हम सब्सिडीज़ ऐड करेंगे। सब्सिडी कितनी है 20, फिर हम माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स कितनी वैल्यू ली थी हमने 10 रुपीज़, तो यहाँ पर हम जो है फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 100। ठीक है, 100 ही हमने ली थी फैक्टर कॉस्ट स्टार्टिंग में। तो इस तरह से जो है वो हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में। चीज़ें आपको याद रखनी है, सब्सिडीज़ जो हैं उसको हम माइनस करते हैं फैक्टर कॉस्ट से जब हम मार्केट प्राइस जो है वो कैलकुलेट करते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करते हैं। आप एग्जांपल याद रखना, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे कि फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडी ऐड करते हैं या माइनस करते हैं। सिर्फ ये चीज़ रखना, फैक्टर कॉस्ट पे हम फैक्ट्री के अंदर सामान बनता है, फिर उस पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो सब्सिडी हम माइनस करेंगे, फिर टैक्स जो है वो हमें पेमेंट करनी पड़ती है तो टैक्स ऐड करेंगे उसके अंदर। तो इस तरह से हम जो है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। एक बार इन तीनों चीज़ों का हम रिविजन कर लेते हैं। देखो, डोमेस्टिक जो है उससे नेशनल में कन्वर्ट करना है हमें, यानी कि GNP से GDP या जो है या GDP से GNP में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, जो दूसरे देशों से इनकम है उसको भी ऐड कर देंगे। ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल बन जाएगा। फिर हमें ग्रोस से नेट में कन्वर्ट करना है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट से हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट बनाना है तो हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। ऐसे इसका अपोजिट भी आ सकता है, मान लो कि हमारे पास NNP है, ये NNP दे रखा है तो इसके अंदर हम डेप्रिसिएशन जो है वो ऐड करेंगे GNP निकालने के लिए। ठीक है, इस तरह से डेप्रिसिएशन का आपको कंसेप्ट याद रखना है। ग्रोस से नेट बनाने के लिए डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट के लिए सब्सिडीज़ और इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर ये 3 मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप याद रखोगे तो आपको कोई भी एग्जामिनर जो है कोई भी चीज़ कैलकुलेट करनी दे दे, GNP दे दे, NNP दे दे, GDP दे दे, ठीक है, ये फैक्टर कॉस्ट पे मार्केट प्राइस पे दे दे या फैक्टर कॉस्ट पे दे दे, ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, कुछ और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड। देखो, एक होता है प्राइवेट इनकम का कंसेप्ट। ये प्राइवेट इनकम क्या होती है, प्राइवेट इनकम यानी कि एक कंट्री के जो प्राइवेट इंडिविजुअल हैं, देखो एक तो प्राइवेट इंडिविजुअल होते हैं, गवर्नमेंट होती है, तो जो प्राइवेट इंडिविजुअल है उनकी कितनी इनकम है सारे सोर्सेज से, उस इनकम को हम बोलते हैं प्राइवेट इनकम। यानी कि जो बिजनेसेस हैं, जो कंपनीज हैं, जो इंडिविजुअल एक पर्सन है, उनकी कितनी इनकम है, टोटल इनकम, उस इनकम को हम बोलते हैं प्राइवेट इनकम। तो अब प्राइवेट इनकम कैसे निकालेंगे, जो नेशनल इनकम है, पूरी कंट्री की जो इनकम है। अब नेशनल इनकम हम किस इनकम को मान के चलते हैं, जो NNP एट फैक्टर कॉस्ट होती है।
देखो हमने बहुत सारे जो है वो कंसेप्ट पढ़े हैं कि जीएनपी पढ़ा हमने, एनएनपी पढ़ा, ठीक है, या फैक्टर कॉस्ट पे पढ़ा, मार्केट प्राइस पे पढ़ा, ऐसे ये अलग अलग कंसेप्ट जो है वो हमने यहाँ पर देखो यहाँ पर पढ़े, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जो नेशनल इनकम है उसको हम कौन सी किस पर्टिकुलर कंसेप्ट को नेशनल इनकम मानते हैं, जो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होती है, यानी कि नेट नेशनल जो प्रोडक्ट है वो फैक्टर कॉस्ट के ऊपर हो, तो उस पर्टिकुलर इनकम को हम मानते हैं नेशनल इनकम। वो होती है हमारी सही में रियल नेशनल जो इनकम है वो। अब प्राइवेट इनकम देखो कैसे निकालते हैं। प्राइवेट इनकम को हम कैसे निकालेंगे, जो सबसे पहले हम नेशनल इनकम लेंगे, पूरे देश की कंट्री की कितनी नेशनल इनकम है, उसके अंदर हम ट्रांसफर पेमेंट्स और इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट्स को ऐड करेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे ट्रांसफर पेमेंट को और नेशनल जो इंटरेस्ट है पब्लिक डेट पे। अब ये ट्रांसफर पेमेंट जो पेमेंट्स है वो क्या होती है, ट्रांसफ़र पेमेंट होती है जो गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट हाउसेस को पेमेंट्स करती है। ट्रांसफ़र पेमेंट उसको हम बोलते हैं, जैसे पेंशन वगैरह है, ठीक है, या और स्कॉलरशिप वगैरह दी गई, इन इनकम को हम ऐड करते हैं नेशनल इनकम के अंदर। अब देखो ये चीज़ें हमने पहले से क्यों नहीं ऐड कर रखी, क्योंकि नेशनल इनकम में हम सिर्फ उसी इनकम को लेते हैं जो एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के थ्रू होती है। तो ये जो पेंशन वगैरह है, स्कॉलरशिप है, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर नहीं आती, ये सिंपल ट्रांसफ़र करती है गवर्नमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सिर्फ वही एक्टिविटीज़ आएंगी जिसमें दोनों जो पार्टीज़ हैं, ए पार्टी और बी पार्टी, दोनों एक दूसरे को कुछ दे रही होंगी, वो ही इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगी, और इनकी वजह से जो इनकम का ट्रांसफ़र होगा, जो मनी का ट्रांसफ़र होगा, उसी को हम नेशनल इनकम में कंसिडर करेंगे। लेकिन ये जो स्कॉलरशिप है, ये जो बेनिफिट एक तरह से गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, इनमें क्या होता है, सिर्फ गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसफ़र होता है, ये इस पर्टिकुलर जो है वो उसके बदले में गवर्नमेंट को कुछ नहीं देता, ठीक है। तो इस तरह से जो एक साइड से ट्रांसफ़र होता है इनकम का, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट्स। और ये जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स है, इनको हम नेशनल इनकम के अंदर ऐड करेंगे प्राइवेट इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट्स, यानी कि जो पब्लिक डेट है उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इन दोनों को ऐड करेंगे नेशनल इनकम में। और माइनस किसको करेंगे, सोशल सिक्योरिटी को, और प्रॉफिट और सरप्लस ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अंडरटेकिंग यानी कि जो गवर्नमेंट की जो बिजनेस है, गवर्नमेंट की जो अंडरटेकिंग्स हैं, उनका जो प्रॉफिट या सरप्लस होगा उसको माइनस करेंगे, और सोशल जो सिक्योरिटी है उसको माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम प्राइवेट लोगों की इनकम निकाल रहे हैं, ना कि गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट वाली चीज़ों को माइनस करेंगे, और जो ट्रांसफर पेमेंट और इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट है, इनको ऐड करेंगे, तो हमारी आ जाएगी प्राइवेट इनकम, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में ऐसे सवाल आ सकता है कि प्राइवेट इनकम क्या होती है। अब हम बात करते हैं पर्सनल इनकम की। पर्सनल इनकम क्या होती है, पर्सनल इनकम यानी कि कंट्री के जो इंडिविजुअल्स हैं, अब यहाँ प्राइवेट इनकम में हमने बिजनेसेस को भी इंक्लूड किया था, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल्स की, ठीक है। जो इंडिविजुअल्स हैं उनके हाथ में कितना पैसा आया, जो इनकम है उसको हम बोलते हैं पर्सनल इनकम, यानी कि टोटल इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल ऑफ ए कंट्री फ्रॉम ऑल सोर्सेज बिफोर डायरेक्ट टैक्सेज। यानी कि डायरेक्ट टैक्सेज से पहले, डायरेक्ट टैक्सेज जो हम इनकम के ऊपर जो टैक्स पेमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्सेज। तो ये टैक्स की पेमेंट करने से पहले जो इंडिविजुअल्स ने, एक देश के इंडिविजुअल ने जो इनकम अर्न की, कमाई, उस इनकम का टोटल जो है वो होता है पर्सनल इनकम। कैसे निकालते हैं नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में से हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट को माइनस करेंगे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अब देखो ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी पढ़ा था, कंपनी के कुछ प्रॉफिट्स हुए, ठीक है। अब इस प्रॉफिट्स में तो कंपनी क्या करती है, कुछ प्रॉफिट्स तो डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, डिविडेंड के फॉर्म में, और कुछ को रिटेन कर लेती है अपने पास रिजर्व में। तो ये जो रिजर्व कंपनी ने रखे, जिन प्रॉफिट को कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जो बिना डिस्ट्रीब्यूटेड वाले जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स हैं, वो अब ये मिले तो नहीं ना इंडिविजुअल को, तो इनकम भी नहीं हुई, ये तो कंपनी के तो प्रॉफिट हो गए, ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल्स के हाथ में तो नहीं आया ये पैसा, तो इसलिए इसको हम माइनस कर देते हैं। उसके अलावा प्रॉफिट टैक्सेज, यानी कि जो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स की पेमेंट करनी पड़ी, अब कंपनी को जो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स की पेमेंट करनी पड़ी, तो ये टैक्स जो है वो इंडिविजुअल के हाथ में तो नहीं आया, तो इसको माइनस करेंगे। उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन किया गया, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो पैसे दिए गए उनको माइनस करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें को हम इसमें से लेस करेंगे, माइनस करेंगे नेशनल इनकम में से। ऐड क्या करेंगे, ट्रांसफर पेमेंट और इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट, ये वही दोनों चीज़ें जो हमने पीछे समझी थी,
ठीक है। ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होती है, जो पेंशन वगैरह, सैलरी, स्कॉलरशिप वगैरह पेमेंट की जाती है, और इंटरेस्ट पब्लिक डेट के ऊपर, इनको हम ऐड करेंगे और इन तीनों चीज़ों को लेस करेंगे तो आ जाएगी हमारी पर्सनल इनकम। अब हम बात करते हैं डिस्पोजेबल इनकम की। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? डिस्पोजल इनकम यानी कि वो इनकम, वो जो एक्चुअल में एक इंडिविजुअल के हाथ में आती है और वो उसको एक तरह से एक्सपेंडिचर की फॉर्म में एक्सपेंडिचर करता है, उस इनकम का यूज़ करता है, उस इनकम का अपने कंजप्शन के पर्पज़ के लिए, यानी कि खर्च करता है जिस इनकम को, उस इनकम को हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो वो इनकम, वो जो पर्सनल इनकम है, वो जो एक्चुअल में एक पर्सन, एक इंडिविजुअल खर्च करता है, तो सारे पूरी जो कंट्री है उसके सारे इंडिविजुअल्स की टोटल जो इनकम जो वो खर्च करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। अब डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालते हैं? नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में से हम माइनस करेंगे बिजनेस सेविंग्स। अब देखो, जो हमारी इनकम है उसमें से हम कुछ पार्ट जो है वो कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि उसको खर्च करते हैं, कुछ पार्ट को हम सेव कर लेते हैं फ्यूचर के लिए। तो ये जो सेविंग्स है बिजनेसेस की, जो बिजनेसेस ने अपने पास सेव रख लिया, उसको हम माइनस करेंगे नेशनल इनकम में से, क्योंकि हमें सिर्फ डिस्पोजेबल इनकम है, जो हम खर्च करते हैं, जो हम स्पेंड करते हैं कंजप्शन पर, उसको निकालना है, तो सेविंग्स को माइनस करेंगे। उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेज प्लस सब्सिडीज़, यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेज है, टैक्स की पेमेंट हमने कर दी, तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेज, जो सामान के ऊपर जो टैक्सेज लगते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं, जैसे कि जीएसटी वगैरह, ये इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं, तो इनको हम माइनस करेंगे, क्योंकि इनको भी हम खर्च तो नहीं कर रहे, ये पैसा तो हमने दे दिया टैक्सेज के फॉर्म में। उसके अलावा डायरेक्ट टैक्सेज, जो इनकम के ऊपर जो टैक्स लगते हैं, यानी कि दोनों तरह के टैक्सेज, डायरेक्ट टैक्सेज तो पर्सन्स के ऊपर लगते हैं, मतलब इनकम के ऊपर लगते हैं डायरेक्ट टैक्सेज, तो ये डायरेक्ट टैक्सेज और इनडायरेक्ट टैक्सेज और सब्सिडीज़, इन तीनों चीज़ों को हम माइनस करेंगे नेशनल इनकम की। उसके अलावा बिजनेसेस के ऊपर जो डायरेक्ट टैक्सेज हैं, ये अलग अलग वैसे ही लिख रखा है, सिंपल आप डायरेक्ट टैक्सेज याद रखो। डायरेक्ट टैक्सेज, इनडायरेक्ट टैक्सेज और बिजनेस की जो सेविंग्स है और जो सोशल सिक्योरिटी के फॉर्म में पेमेंट्स की गई हैं, उनको हम माइनस करेंगे नेशनल इनकम में से। उसके अलावा ऐड किसको करेंगे? ट्रांसफ़र पेमेंट को। ट्रांसफ़र पेमेंट वही जो स्कॉलरशिप, पेंशन वगैरह गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। उसके अलावा जो दूसरे देशों से हमने नेट इनकम जनरेट की है, उसको ऐड करेंगे, क्योंकि दूसरे देशों से जो हमें इनकम हमने कमाई है उसको भी तो हम खर्च करेंगे, स्पेंड करेंगे, तो वो भी आएगी डिस्पोजेबल इनकम के अंदर। तो डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम जिसको हम खर्च करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेशनल इनकम में से जो सेविंग्स हैं, जो टैक्सेज हैं और जो सोशल सिक्योरिटी के लिए पेमेंट की गई है, उनको तो लेस कर देंगे, और ट्रांसफ़र पेमेंट और जो अब्रॉड से हमें नेट इनकम जनरेट की है उसको ऐड कर देंगे, तो आ जाएगी हमारी डिस्पोजेबल इनकम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रियल इनकम की। एक दो और कंसेप्ट रह गया होगा। अब देखो, ये रियल इनकम क्या होता है, ये बिल्कुल आसान है। एक तो जो हम नेशनल इनकम निकालते हैं, इस नेशनल इनकम के निकालने के दो तरीके होते हैं। मतलब एक तो हम इसको जो है वो करंट प्राइसेस पे निकालते हैं। करंट प्राइसेस यानी कि अब जो इन्फ्लेशन रेट चल रही है, अब जो महंगाई की जो दर है उसके बेसिस पे। और एक निकालते हैं कांस्टेंट प्राइसेस पे। कांस्टेंट यानी कि हम पीछे का एक कोई भी साल जो है वो ले लेते हैं, उसके बेसिस पे हम सारी जो ईयर्स हैं, सारी जो साल्स हैं, उनका जो एक तरह से नेशनल इनकम जो है वो निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो वो जब हम कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो उस कांस्टेंट प्राइसेस वाली इनकम को बोलते हैं रियल इनकम। ये याद रखना है, कांस्टेंट प्राइसेस पे जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रियल इनकम। अब रियल इनकम क्यों बोलते हैं कांस्टेंट प्राइसेस वाली को? क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस, जो इन्फ्लेशन है, जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है, उसको हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, फिर जब इन्फ्लेशन का जो सिस्टम है, इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट हम ख़त्म करेंगे, तभी हमें पता चलेगा हमारी रियल में कितनी इनकम है। क्योंकि आज जो 100 रुपये की वैल्यू है, वो जो मतलब 10 या 20 साल पहले जो 100 रुपये की वैल्यू है उससे कम है। क्योंकि अब हम पहले जो 10 या 20 साल पहले हम जो 100 रुपये में सामान खरीद सकते थे, आज वो हम नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से। तो अब हम कह दें कि पहले जो है वो हमारी नेशनल इनकम 10,000 रुपये थी 10 साल पहले, और आज हमारी इनकम जो है वो बढ़ के 20,000 हो गई है।
तो अब ये हम एक तरह से तो हम दिखा देंगे कि हमारी जो इनकम है वो डबल हो गई 10 सालों के अंदर, ठीक है, हमारी नेशनल इनकम ये दिखा देंगे। लेकिन क्या एक्चुअल में हमारी इनकम जो है वो 10 डबल हुई है या नहीं, ये चीज़ हमें पता चलेगा रियल इनकम से। अब रियल इनकम हम निकालेंगे जब हम ये जो 20,000 की जो इनकम हमने कैलकुलेट की है, जब हम ये देखें कि 10,000 में जो हम सामान खरीद सकते थे 10 साल पहले, क्या 20,000 में हम वही सामान जो है वो खरीद सकते हैं या नहीं। जब ये चीज़ जो है वो उसके बेसिस का, वो जो इन्फ्लेशन का जो महंगाई का इफेक्ट हम ख़त्म करें, तब हमें जो रियल इनकम हमारी निकले, उस इनकम को मतलब वो जो नेशनल इनकम होगी उसको हम बोलते हैं रियल इनकम। और ये निकलती है कांस्टेंट प्राइसेस पे, यानी कि 10 रुपये में पहले जो है वो भी एक प्रोडक्ट आता था, आज भी 10 रुपये में एक प्रोडक्ट आता है। तो इस बेसिस पे ये जो कांस्टेंट प्राइसेस को हम कांस्टेंट रख के नेशनल इनकम कैलकुलेट करें तो उसको बोलते हैं रियल इनकम। उसके अलावा है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम होती है ये जो टोटल इनकम है उसको अगर हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें, कितने लोग हैं उससे डिवाइड कर दें, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि एक जो पर्सन है, एक जो इंडिविजुअल है, उसकी कितनी इनकम है, उसी को बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो ये हमने पढ़ लिया इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नेशनल इनकम से रिलेटेड। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की, कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को। तो नेशनल इनकम को मेज़र करने के 3 मेथड्स हैं, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। एक एक मेथड को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड की, कि प्रोडक्ट मेथड के थ्रू हम कैसे जो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखो, ये जो प्रोडक्ट मेथड है इसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। इसके अंदर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि टोटल जो हमारी मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारी जो कंट्री है उसके अंदर 1 साल के विदिन कितने गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उस प्रोडक्शन की जो है वो वैल्यू, मनी के फॉर्म में वैल्यू, उसका जो टोटल है उस वैल्यू का, कि कितनी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे यहाँ पर प्रोड्यूस हुई हैं, उस प्रोडक्शन की जो टोटल वैल्यू है उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। यानी कि उसकी हेल्प से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट मेथड के अंदर। अब प्रोडक्ट मेथड में हम ये नहीं करते कि हर जगह पे जो प्रोडक्शन हुआ उस प्रोडक्शन की मनी की फॉर्म में वैल्यू कैलकुलेट कर ले, नहीं, हम कितना वैल्यू ऐड हुई, उस वैल्यू एडिड वाली जो अमाउंट है, जो वैल्यू है, उसको ऐड करके, उसका टोटल करके हम निकालते हैं नेशनल इनकम। अब ये वैल्यू एडिड का क्या मतलब है। अब देखो, कोई भी अब एक प्रोडक्ट जो बनता है, वो एक प्रोडक्ट ये नहीं है कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग की इस प्रोडक्ट की और फाइनल जो है वो प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। कई सारी जो है स्टेजेज होती हैं एक प्रोडक्ट के बनने की। जैसे हम ब्रेड का एग्जांपल लें, ब्रेड कैसे बनता है। सबसे पहले एक फार्मर जो है वो खेत के अंदर व्हीट, गेहूं का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, फिर गेहूं का जो है वो आटा बनता है, ठीक है, फ्लोर बनता है, फिर उस आटे से फिर आगे जाके जो है वो एक बेकर जो है वो ब्रेड बनाता है। तो इस तरह से एक प्रोडक्ट, ये ब्रेड के बनने की अलग अलग काफ़ी सारी स्टेजेज रही। तो हर स्टेज पे मान लो जो व्हीट है उसकी वैल्यू जो है वो 200 है, 200 वैल्यू की जो है वो प्रोडक्शन किया एक फार्मर ने। उसके बाद इसी व्हीट का यूज करके जो है ये व्हीट खरीद के 200 के अंदर जो है फ्लोर, आटा जो है वो बनाया गया 300 की वैल्यू का। यानी कि जो आटा जो पीसने वाला है उसने 300 का जो ये आटा, इससे 200 की गेहूं खरीद के उसको वो जो आटा बना के उसको 300 में सेल कर दिया बेकर को। फिर बेकर ने इससे 400 की जो है वो ब्रेड बना दी, 400 रुपीज़ की ब्रेड बना दी। तो अब हम देखें, अगर हम इन सब देखें कि क्या क्या प्रोडक्शन हुआ और सारे प्रोडक्शन को टोटल करके नेशनल इनकम कैलकुलेट करें, तो ये कितना हो गया, 200 और 300 और 400, ये हो गया 500 और 400, 900 रुपये जो है वो हमारा हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो यानी कि 900 रुपये जो है वो हम मान के चले नेशनल इनकम। लेकिन ये गलत मेथड होगा, ऐसे नहीं कैलकुलेट करते। हम वैल्यू एडिड देखते हैं। वैल्यू एडिड यानी कि हम देखते हैं कि कितनी वैल्यू ऐड हुई है एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में 0 से 200 की वैल्यू ऐड हुई, ठीक है। तो एक बार मैं इसको रफ करूँ, तो हमने 200 की जो है वो वैल्यू ऐड की स्टार्टिंग में 0 से, तो 200 को हम लेके चलेंगे। फिर 200 से 300 के अंदर जो है वो आटा वाले जिनने सेल किया इसको, तो 200 से 300 बना, कितने की वैल्यू ऐड हुई, प्लस 100 की, 200 तो यही इंक्लूड है ना इस 300 के अंदर। उसके बाद फिर इसको 400 में बेकर जो है उसने ब्रेड बना के सेल किया, तो इसके अंदर कितनी वैल्यू ऐड हुई, 100 की।
तो ये जो वैल्यू ऐड हुई इसका टोटल करते हैं हम। तो ये वैल्यू ऐड का टोटल कितना हुआ, 200, 300 और 400, यानी कि हमारा जो नेशनल प्रोडक्ट है, जीडीपी जो है वो हमारी 400 रुपीज़ की होगी, क्योंकि हमने सिर्फ वैल्यू एडिड को कंसिडर करना है। क्योंकि अगर हम वैसे टोटल करेंगे सारी चीज जो स्टेप्स हैं तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। जब 200 रुपये से 300 रुपये का ये जो आटा है, इस 300 रुपये के अंदर ये 200 रुपये पहले से इंक्लूड है, तो हम इनको दोबारा इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसीलिए इस प्रोडक्ट मेथड को वैल्यू एडिड मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेज से दूसरी स्टेज में कितनी वैल्यू ऐड हुई उसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखो ये सबकी जो वैल्यू एडिट है, मतलब जितनी भी गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, जो भी आउटपुट्स हमने प्रोड्यूस किए, उन सब की वैल्यूज़ को ऐड करके हम जो है वो निकाल देंगे हमारा नेशनल प्रोडक्ट। उस नेशनल प्रोडक्ट को हम बोलते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तो आ गया हमारे पास, अब इसको नेशनल इनकम कैसे बनाएंगे, हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आया है, इसमें से हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल डेप्रीशिएशन जो है उसको माइनस करेंगे। अब देखो जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रीशिएशन को माइनस करते हैं तो ये क्या बन जाता है, डेप्रीशिएशन। मैंने ये जो ग्रोस वर्ड है, इस ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हमने पढ़ा था डेप्रीशिएशन का यूज़ करते हैं हम। कॉस्ट ऑफ कैपिटल डेप्रीशिएशन एक ही चीज़ होती है, इसको हम माइनस करेंगे तो ये जो ग्रोस वर्ड है ये हमारा नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब उसके बाद हम इसमें से एक और चीज़ इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी लेस करेंगे, और इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करेंगे तो आ जाएगी हमारी नेशनल इनकम। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि सारी जितनी भी वैल्यू एडिड हुआ जितने भी प्रोडक्ट और सर्विसेज पर, उन सब का टोटल करने के बाद उसमें से कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डेप्रीशिएशन और इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे तो आ जाएगी हमारी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है इसकी हमने बात कर ही ली, जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है फैक्टर कॉस्ट के ऊपर, वो होती है हमारी नेशनल इनकम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड, इनकम मेथड की। अब इनकम मेथड में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकम मेथड में हम देखते हैं फ्लो ऑफ इनकम, कि इनकम जो है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के बीच में कितना इनकम का फ्लो हुआ, उस फ्लो की जो वैल्यू है, यानी कि मान लो एक इंडिविजुअल ने इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को 100 रुपये जो है वो उसकी पेमेंट की, तो ये जो 100 रुपये का जो फ्लो हुआ इनकम का, इतने ये जो फ्लो होते हैं इन सब फ्लोज का टोटल हम करेंगे, तो उस टोटल जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी नेशनल इनकम। तो इस तरह से हम इनकम मेथड में कैलकुलेट करते हैं। अब देखो इनकम मेथड को समझने के लिए हमें 4 कंपोनेंट्स को समझने की ज़रूरत है। 4 कंपोनेंट्स होते हैं प्रोडक्शन के, कौन कौन से, एक लेबर, कैपिटल, लैंड और एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखो लेबर जो है वो प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो लेबर को हम क्या देते हैं, लेबर को हम वेजेज सैलरी देते हैं, तो सैलरी का फ्लो हो रहा है लेबर की तरफ, ठीक है। उसके बाद कैपिटल एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्रोडक्शन का, कैपिटल यानी कि जो हमने पैसा जो लगा रखा है, तो इस कैपिटल की क्या कॉस्ट होती है, कैपिटल के ऊपर हमें इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट के जो फ्लो हो रहा है कैपिटल की तरफ, ये एक होगी हमारी एक इनकम का फ्लो। उसके अलावा नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा लैंड यानी कि जो ज़मीन है उसके फॉर्म में हमें क्या पेमेंट करनी पड़ती है, हमें रेंट की पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये जो रेंट की पेमेंट है, ये रेंट का जो इनकम का फ्लो है, ये हो गया इनकम का फ्लो, ठीक है। ये नेशनल इनकम में हम इंक्लूड करेंगे। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि जो बिजनेसमैन जो बिजनेस चलाएगा वो तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हुआ। तो एंटरप्रेन्योरशिप को हमें किस चीज़ की पेमेंट करनी पड़ती है, एंटरप्रेन्योरशिप को हमें प्रॉफिट्स की पेमेंट करनी पड़ती है। क्यों चलाता है बिजनेस, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, तो इसको हमें प्रॉफिट की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये प्रॉफिट का जो फ्लो होगा वो आएगा इनकम के अंदर। तो इन चारों कंपोनेंट्स को जो भी हम वेजेज, सैलरी या फिर जो इंटरेस्ट, लैंड के ऊपर रेंट और एंटरप्रेन्योरशिप जो प्रॉफिट की हम पेमेंट करेंगे, ये जो पेमेंट्स होगी, इन सब पेमेंट्स का टोटल जो है वो आता है हमारा नेट जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो। और इस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को से ही हम नेशनल जो इनकम है वो हमारी कैलकुलेट करते हैं। अब देखो ये जो इनकम का हमारा जो फ्लो हुआ फैक्टर्स के बीच में, इस फ्लो का टोटल को हम बोलेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्ट फैक्टर कॉस्ट, जो कि सम होगा सारे इन फैक्टर्स इनकम का। अब
ये जो नेट नेशनल जो प्रोडक्ट हमने निकाल लिया, इससे हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये यही इसी को नेशनल इनकम हम बोलेंगे। अब ये नेशनल इनकम को मतलब अलग अलग क्या कंपोनेंट्स को हम ऐड करेंगे। एम्प्लॉय कंपनसेशन यानी कि जो लेबर को हम वेजेज या सैलरी की पेमेंट करेंगे वो। ऑपरेटिंग सरप्लस यानी कि और क्या हम ऑपरेटिंग जो हमारे खर्चे होते हैं प्रोडक्शन के लिए क्या क्या, जैसे कि वेजेज है। उसके अलावा जो है हम जो लैंड के ऊपर, जो ज़मीन के ऊपर रेंट की पेमेंट कर रहे हैं वो जो खर्चा है वो। उसके अलावा जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको जो हम प्रॉफिट की पेमेंट कर रहे हैं वो प्रॉफिट। और आई होता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होता है, ये देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट है सेल्फ एम्प्लॉयड का। अब ये तो प्रोडक्शन से रिलेटेड होगी। कुछ लोग अपना खुद का काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर है, लॉयर है, अकाउंटेंट है, इनकी जो इनकम है उसको हम मिक्स्ड इनकम के नाम से जानते हैं। तो इस मिक्स्ड इनकम को भी ऐड करेंगे, इस आई का मतलब है मिक्स्ड इनकम। तो इन सब का टोटल, फिर उसके बाद नेट इनकम और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड यानी कि दूसरे देशों से जो हमें इनकम हुई वो। इन सारी चीज़ों को हम टोटल कर देंगे तो हमारी आ जाएगी नेट नेशनल इनकम। ठीक है, तो इस तरह से हम इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का क्या मतलब है, एक्सपेंडिचर में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितना हम खर्च कर रहे हैं, कितना हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं, वो जो कंजप्शन के लिए हम एक्सपेंडिचर स्पेंड कर रहे हैं, हमारा जो पैसा उन सब का जो टोटल है, मतलब एक देश के अंदर सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो कितना खर्च कर रहे हैं, कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उस एक्सपेंडिचर का टोटल जो है उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। तो इस एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे, सारे जो एक्सपेंडिचर हैं उन एक्सपेंडिचर का टोटल को ऐड करके हम जब इनकम जो है नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू इनकम कैलकुलेट करना। अब ये देखो ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम निकालते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू, ये क्या होता है, सम ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइवेट कंजप्शन, यानी कि प्राइवेट कंजप्शन के लिए, हमारे उपभोग के लिए, प्राइवेट उपभोग के लिए हम जो भी खर्च करते हैं उन सब का टोटल जो है वो होता है जीडीपी। अब इसके अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि जो गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर है या ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन है या नेट एक्सपोर्ट्स है। इन सब का जो एक तरह से टोटल है, वो जो खर्च है उस खर्च का जो टोटल है वो होता है हमारा नेट जो नेशनल इनकम है। अब देखो ये जो नेशनल इनकम है, नेशनल प्रोडक्ट है और नेशनल एक्सपेंडिचर है, ये तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तभी तो हम इन तीनों मेथड का यूज करके वही नेशनल इनकम निकालते हैं। ये जो नेशनल इनकम की वैल्यू निकलेगी ना तीनों मेथड से वो सेम होगी, क्योंकि नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल एक्सपेंडिचर एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसीलिए इन तीनों मेथड से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इनकम को टोटल करें तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो बराबर होगी नेशनल प्रोडक्ट के। नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जो हम हमारे इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्शन की मनी की फॉर्म में जो वैल्यू होगी वो, और उसके अलावा नेट एक्सपेंडिचर जो हम खर्च कर रहे हैं उसकी जो वैल्यू होगी वो, ये तीनों बराबर होते हैं। इसीलिए हम नेशनल इनकम जो है वो प्रोडक्ट और एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों होते हैं ये बराबर, इसको देखो एक एग्जाम्पल से समझो। जब मान लो कि अब हम कोई भी एक्सपेंडिचर का एग्जांपल लो, हम कोई भी खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, मान लो हमने 100 रुपये का कोई सामान खरीदा तो ये 100 रुपये का एक्सपेंडिचर हुआ, हमने एक्सपेंडिचर किया। तो ये 100 रुपये जो हमने एक्सपेंडिचर किया किसी से खरीदा हुआ, किसी बिजनेस हाउस से हमने ये सामान खरीदा, तो ये 100 रुपये इस बिजनेस हाउस की क्या हुई, इनकम। ठीक है, मान लो यही एक एक्टिविटी एक बिजनेस एक इकोनॉमी के अंदर हो रही है, यानी कि सिर्फ ये एक ट्रांजैक्शन जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी एक देश के अंदर हो रही है, तो उसकी नेशनल इनकम क्या होगी, मतलब 100 रुपये जो है वो एक्सपेंडिचर किया गया, खर्च किया गया, फिर ये 100 रुपये हमने खर्च किए तो किसी बिजनेस हाउस की इनकम होगी ये 100 रुपये। ठीक है, तो ये 100 रुपये एक बिजनेस हाउस की इनकम होगी। तो अब इस बिजनेस के पास ये 100 रुपये आए, इन 100 रुपये का क्या करेगा, ये प्रोडक्शन करेगा, 100 रुपये अपने प्रोडक्शन के अंदर लगाएगा, खर्च करेगा। तो हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन कितने का हुआ, 100 का हुआ। तो अब देखो एक्सपेंडिचर भी 100 का हुआ, इनकम भी 100 की हुई और प्रोडक्शन भी 100 रुपये की वैल्यू का ही हुआ। ठीक है, तो ये जो 100 रुपये हैं ये तीनों बराबर है, एक्सपेंडिचर भी बराबर है, जो इनकम है वो भी 100 रुपये है और प्रोडक्शन है वो भी 100 रुपये है। इसीलिए सारे अगर हम जितने भी हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी हम खर्च कर रहे हैं और जितनी भी हमारे यहाँ पर इनकम जनरेट हो रही है, उन सब का टोटल भी हमेशा इक्वल ही होता है, बराबर ही होता है। ठीक है, तो इस तरह हम तीनों मेथड्स के थ्रू, तीनों तरीकों से हम जो नेशनल इनकम है वो कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्या मतलब होता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है कि ये जो इनकम है, ये जो पैसा है, वो एक सर्कल के रूप फ्लो में जो है, मतलब एक सर्कल में फ्लो करता रहता है, यानी कि एक पर्टिकुलर फैक्टर से दूसरे फैक्टर की तरफ फ्लो करता रहता है, मूव करता रहता है। इसका फ्लो जो है वो कम नहीं होता। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल में पढ़ा हमने, 100 रुपये जो है वो एक दूसरे फैक्टर के पास गए, फिर उससे वापस उस दूसरे फैक्टर को आएंगे। इस तरह से जो पैसा है, इनकम है, उसका फ्लो कंटिन्यू चलता रहता है। इसी को हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो मीन्स अनएंडिंग, कभी ना खत्म होने वाला फ्लो। किसका? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज का, प्रोडक्शन यानी कि गुड्स और सर्विसेज का, इनकम का और एक्सपेंडिचर का एक इकोनॉमी के अंदर। ये जो फ्लो है, ये क्या शो करता है? ये शो करता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन अ सर्कुलर मैनर बिटवीन द प्रोडक्शन यूनिट एंड द हाउस होल्ड, यानी कि जो घर हैं और जो बिजनेसेस हैं, इनके आपस में, इनके बीच के अंदर गुड्स और सर्विसेज का और जो पैसे हैं, इनकम है, और जो एक्सपेंडिचर खर्च है, उसका जो फ्लो है वो कंटिन्यू चलता रहता है। यानी कि पैसा जो है वो बिजनेसेस के पास हाउस होल्ड से जाता रहता है, बिजनेसेस से फिर जो गुड्स हैं वो हाउस होल्ड की तरफ जाती रहती हैं। ऐसे ये जो फ्लो है वो कंटिन्यू चलता रहता है। अब इसको देखो, यहाँ डायग्राम से समझो क्या होता है। एक सिंपल इकोनॉमी की अगर हम कंडीशन लें, सिंपल इकोनॉमी यानी कि एक क्लोज्ड इकोनॉमी, जहाँ पर दूसरे देशों के साथ कोई कनेक्शन, ट्रेड वगैरह नहीं है, तो उसमें क्या होगा? एक हाउस होल्ड होगा, एक जो है, मतलब ये जो घर हैं, हाउस होल्ड्स हैं, एक फर्म, बिजनेस फर्म है। अब ये जो फर्म है और ये जो हाउस होल्ड है, सबसे पहले ये जो हाउस होल्ड है, ये क्या करेगा? हाउस होल्ड अपनी जो इनकम है वो स्पेंड करेगा फर्म के अंदर। मतलब पैसे कौन लगाएगा? ये हाउस होल्ड, ये हम ही तो लगाएंगे इंडिविजुअली। तो यहाँ पर जो है वो स्पेंड किए जाएंगे पैसे। फिर यहाँ पर हमने पैसे लगाए, यहाँ पर हम क्या करेंगे? गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे, सामान बनाएंगे कुछ। तो ये सामान, ये जो गुड्स और सर्विसेज है, ये कहाँ जाएंगी? कौन यूज करेगा इनको? हाउस होल्ड यूज करेंगे, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन ही यूज करेंगे। तो अब देखो, ये हमें यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज का हम यूज कर रहे हैं, तो इसके बदले में हमें पेमेंट जो है वो भी करनी पड़ेगी हाउस होल्ड्स को। मतलब इस हाउस होल्ड जो है इससे सामान ले रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा है, तो इसको इसके पैसे जो है वो देने भी पड़ेंगे। इसी तरह से फैक्टर पेमेंट की बात करें, अब देखो यहाँ फर्म के अंदर कुछ वर्कर्स काम कर रहे होंगे, तो या इस फर्म के अंदर जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस हाउस है, मतलब जो बिजनेस चला रहा है, जो ओनर है, वो भी तो हाउस होल्ड से ही आता है। तो अब ये फर्म जो है वो क्या करेगी? फैक्टर पेमेंट्स करेगी हाउस होल्ड को, रेंट की फॉर्म में, प्रॉफिट की फॉर्म में, ठीक है, या फिर कोई ज़मीन वगैरह इस फर्म यूज कर रही है हाउस होल्ड की, तो उस रेंट के फॉर्म में पे करेगी। सैलरीज जो है वो देगी यहाँ पर, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं फर्म के अंदर, तो यहाँ से फैक्टर पेमेंट होगी। अब ये फैक्टर जो पेमेंट ये कर रही है, इसके बदले में हाउस होल्ड को क्या देना पड़ेगा? अपनी फैक्टर सर्विसेज देनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर काम करना पड़ेगा, तभी तो फैक्टर पेमेंट की जाएगी। तो इस तरह से पैसा इस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ फ्लो करता रहता है। इसी को हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो। अब हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर दिया हुआ है 4 सेक्टर जो है वो सर्कुलर फ्लो बताओ। तो 4 सेक्टर, अब ये 2 सेक्टर तो थे ही, हाउस होल्ड और फर्म, इसके अंदर हम 2 और सेक्टर इंक्लूड कर लेते हैं, तो ये 4 सेक्टर बन जाता है। 2 और कौन से? एक तो गवर्नमेंट और एक फॉरेन सेक्टर, फॉरेन यानी कि दूसरे देशों के साथ। तो ये होता है 4 जो सेक्टर इकोनॉमी है उसके अंदर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसके अंदर क्या होता है? देखो, फर्म का और हाउस होल्ड का तो वही कनेक्शन रहेगा कि जो गुड्स और सर्विसेज है वो फर्म देगी हाउस होल्ड्स को, हाउस होल्ड्स जो है वो अपनी सर्विसेज देंगे यहाँ पर, और जो भी वो गुड्स और सर्विसेज खरीद रहे हैं उसकी बदले में पेमेंट करेंगे। तो इन दोनों के बीच में तो वही फ्लो रहेगा। बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट का क्या रोल आएगा? गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी? सब्सिडी वगैरह, पेंशन वगैरह, स्कॉलरशिप वगैरह देगी हाउस होल्ड को। उसके बदले में जो हाउस होल्ड है वो क्या देंगे सरकार को, गवर्नमेंट को? वो देंगे टैक्स, ठीक है, वो टैक्सेस की पेमेंट करेंगे। तो टैक्सेस का और यहाँ पर ये गवर्नमेंट जो सब्सिडी वगैरह दे रही है, इनका जो है वो फ्लो होता रहेगा इनके बीच में। उसके बाद अगर बात करें बिजनेसेस का और गवर्नमेंट के बीच में क्या एक तरह से फ्लो होता है, तो फर्म जो है वो क्या करती हैं? टैक्स की पेमेंट करती है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह देती है फर्म्स को। तो इस तरह से इनके बीच में इस चीज़ का फ्लो होता है। और गवर्नमेंट कई बार क्या करती है? गुड्स और सर्विसेज जो है वो भी प्रोवाइड कर, मतलब गुड्स और सर्विसेज जो है वो भी खरीदती है फर्म से, तो उसके लिए जो है वो पेमेंट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, फर्म को। यानी कि अगर फर्म से, बिजनेस से गवर्नमेंट कुछ खरीद रही है तो उसके बदले में पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी। तो ये फ्लो होता है गवर्नमेंट के बीच में और फर्म के बीच में। अब बात करें फॉरेन सेक्टर की, फॉरेन सेक्टर का क्या रोल होगा? फॉरेन सेक्टर में हम हमारे सामान जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट करेंगे, और
कुछ सामान हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, तो फर्म का और फॉरेन सेक्टर का क्या कनेक्शन हुआ, पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट पेमेंट फॉर इंपोर्ट। अगर ये कुछ खरीद रही हैं दूसरे देशों से, फॉरेन सेक्टर से फर्म, तो इसके बदले में इसको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो इनकम का फ्लो होगा उस साइड। फिर अगर फॉरेन सेक्टर इनसे कुछ खरीद रहा है तो फॉरेन सेक्टर पेमेंट करेगा, ठीक है, रिसिप्ट होगी हमें एक्सपोर्ट से, तो इन चीज़ों का फ्लो होगा। अब बात करें हाउस होल्ड के बीच में और फॉरेन सेक्टर के बीच में क्या फ्लो होता है, तो हमारे यहाँ पर जो हाउस होल्ड्स हैं वो दूसरे देशों में जाके काम करते हैं, तो उसके बदले में उसको पैसे भी तो मिलेंगे। तो अगर वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं दूसरे देशों में जाके, तो उसके बदले में उनको पेमेंट रिसिप्ट जो है वो मिलेगी, ठीक है। और ऐसे ही अगर कोई फॉरेनर बाहर का आके हमारे यहाँ पर काम कर रहा है, तो उसके बदले में उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो है वो इनकम का एक तरह से फ्लो होता है फॉरेन सेक्टर के बीच में या हाउस होल्ड के बीच में। या फिर हाउस होल्ड डायरेक्ट फॉरेन से कुछ खरीद रहा है, तो उसके बदले में इसको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये फ्लो होता है फॉरेन सेक्टर के बीच में और हाउस होल्ड के बीच में। इस तरह से पूरी जो ये सर्कुलर फ्लो है फोर सेक्टर इकोनॉमी के अंदर वर्क करता है। फोर सेक्टर का याद रखना है आपको, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आप इनको रीड कर लेना। एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है, एक फर्म होती है, एक गवर्नमेंट होती है और एक फॉरेन सेक्टर होता है। फॉरेन सेक्टर जहाँ पर गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट जो टैक्सेस के फॉर्म में पैसे लेती है और सब्सिडी वगैरह जो है उसकी फॉर्म में पैसे देती है। फर्म जो है वो हाउस होल्ड से कुछ इनकम लेती है अलग अलग फॉर्म में और कुछ पेमेंट करती है, गुड्स और सर्विसेज की पेमेंट करती है। हाउस होल्ड जो है वही फर्म्स को अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट को टैक्स देता है और कुछ जो इनकम है वो अपनी रिसीव करता है अपनी सर्विसेज के बदले में। अब हम मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कंजप्शन फंक्शन। अब ये कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, देखो कंजप्शन का मतलब होता है जो पैसा है, जो मनी है, उसको स्पेंड करना, उसको खर्च करना गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए, यानी कि सामान को खरीदने के लिए जो हम पैसा खर्च करते हैं अपने पर्टिकुलर कंजप्शन के उपभोग के पर्पज से, उसको हम बोलते हैं कंजप्शन। अब कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, कंजप्शन फंक्शन यानी कि हमारी इनकम जो हम कमा रहे हैं उसके बदले में हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं अपने पर्पज के लिए, पर्सनल पर्पज के लिए, तो उसको हम वो उस चीज़ का जो रिलेशनशिप है उसको समझते हैं हम कंजप्शन फंक्शन से। तो कंजप्शन फंक्शन जो है ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि C मीन्स कंजप्शन और F मीन्स फंक्शन और Y मीन्स इनकम, कि हमारे इनकम का और कंजप्शन का क्या रिलेशन है। अब यहाँ पर ये जो कंजप्शन है ये किस पे डिपेंड करता है, इनकम पे डिपेंड करता है कि हमारी कितनी इनकम होगी, उसी के बेसिस पे तो हम उपभोग करेंगे, हम हमारा जो है वो गुड्स और सर्विसेज खरीदेंगे। इनकम ज़्यादा है तो हम ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। तो अब ये देखो यहाँ पर ये दो वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि ये जो वाई है, ये जो इनकम है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट का मतलब है इसके ऊपर किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब ये जो कंजप्शन है, कितना कंजप्शन कर रहे हैं हम, इस चीज़ का इफेक्ट इनकम के ऊपर नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट है ये, ठीक है। और सी जो है वो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट यानी कि इस इनकम के ऊपर डिपेंड करती है सी की वैल्यू। मान लो अगर 100 रुपये की इनकम हो रही है तो हम मान लो 50 रुपये का जो है वो कंजप्शन कर रहे हैं, और इनकम अगर 120 हो गई तो हम 70 रुपीज़ का कंजप्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो कंजप्शन की वैल्यू है वो डिपेंड करती है इनकम के ऊपर, इसीलिए कंजप्शन जो है सी जो है वो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो वाई है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम का लेवल इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो कंजप्शन का लेवल जो है वो बढ़ेगा। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हम ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज का परचेज करेंगे, उसके ऊपर स्पेंड करेंगे, ठीक है। तो ये कंजप्शन फंक्शन जो है वो डिफाइन करता है। अब इस जो कंजप्शन फंक्शन है इसके इंपॉर्टेंट दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको समझते हैं, वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकती है। एक होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, इसका मतलब है कि इनकम का और कंजप्शन का क्या रेशो है, वो जो रेशो है वो बताती है हमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि एक इंडिविजुअल की, एक पर्सन की टोटल इनकम के कंपैरिजन में वो कितना कंजप्शन, कितना खर्च कर रहा है, उसका रेशो। अब इसको कैसे निकालेंगे हम, टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना हम कंजप्शन के लिए खर्च कर रहे हैं और हमारी इनकम कितनी है, इसको ऐसे निकालते हैं हम APC। अब देखो एग्जांपल के लिए हमारी जो टोटल इनकम है वो 20,000 रुपये है, हम 20,000 कमा रहे हैं और हम 8,000 रुपये जो है उसका वो खर्च कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज पर। तो ये APC कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम,
8,000 को हम 20,000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.4 या 40%, यानी कि हम हमारी इनकम का 40% जो है वो स्पेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया। ये बताती है हमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एक और कंसेप्ट होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये मार्जिनल वाला जो कंसेप्ट है वो इम्पोर्टेंट है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि इनकम जो है उसके अंदर चेंज जो हो रहा है, मतलब इनकम के बढ़ने पर हम हमारा जो कंजप्शन है उसके अंदर कितना चेंज कर रहे हैं। कि अब मान लो इनकम 100 से हमारी 150 हो गई, 50% इनकम इंक्रीज हो गई, तो इसके कंपैरिजन में हमारा जो कंजप्शन है उसको हम कितना चेंज कर रहे हैं। ये जो चीज़ है वो, ये जो रेशो है वो बताता है हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि चेंज इन टोटल कंजप्शन टू चेंज इन टोटल इनकम, कि कितना कंजप्शन के अंदर चेंज होता है टोटल इनकम में चेंज होने से। अब इस का जो रेशो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे ऊपर लिखेंगे हम चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि कंजप्शन का जो एक्सपेंडिचर है उसमें कितना चेंज हुआ, और नीचे लिखेंगे चेंज इन टोटल इनकम, टोटल इनकम में कितना चेंज हुआ। मान लो हमारी जो इनकम है वो हमने पिछले एग्जाम्पल में ली थी 20,000 इनकम थी हमारी, शायद है ना 20,000, अब ये बढ़ के 50,000 हो गई। ठीक है, 50,000 होगी, अब 20,000 से 50,000 हो गई, कितनी इनकम बढ़ी, 30,000, तो 30,000 हमारी इनकम बढ़ी, चेंज हुआ हमारे टोटल इनकम में 30,000 का। और जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो मान लो हमारा 8, इसमें यही वाला एग्जांपल ले लो, 8,000 टू 10,000 रुपीज़ जो है वो इंक्रीज हो गया, यानी कि जो हमारा वो जो है वो हमारा कि हमने कितना कंज्यूम किया, वो जो कंजप्शन है वो मान लो हमारा 10,000 से इंक्रीज हो गया, कंजप्शन के अंदर चेंज हो गया हमारा 10,000 से। तो ये जो रेशो आया हमारा 30% का, मतलब यहाँ पर 100 और कर दे तो ये आ जाएगा हमारा 30%, 30% नहीं 33%, क्योंकि 0.3 आएगा। 0.3 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 पॉइंट है तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी और ये आ जाएगा हमारा 33। तो 33 100 था तो परसेंटेज आगे लगाएंगे, तो 33 जो % है वो है हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि हमारा जो अगर इनकम बढ़ती है तो उसके कंपैरिजन में हमारा कंजप्शन, हमारा जो खर्च है वो कितना बढ़ेगा। इस जो पर्टिकुलर चीज़ की इंडिकेटर है वो होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या इन शॉर्ट बोले तो हम MPC। इसका फॉर्मूला याद रखना, चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय चेंज इन टोटल इनकम, एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।